प्रारंभिक जीवन। एक शिक्षक का जन्म और दोहरा व्यक्तित्व। मोहन कुमार का जन्म 1963 में दक्षिण कन्नड़ के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसका बचपन साधारण था, न कोई खास गरीबी, न कोई असाधारण कहानी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1980 के दशक में एक प्राइमरी स्कूल में शारीरिक शिक्षा शिक्षक की नौकरी शुरू की। उसकी जिंदगी में स्थिरता थी। उसने पहली शादी की, फिर दूसरी और तीसरी, कुल 3 पत्नियां और 5 बच्चे। बाहर से देखने में वह एक पारिवारिक व्यक्ति था जो अपने बच्चों की परवरिश और नौकरी को संभाल रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ और चल रहा था। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बताता है कि मोहन में एक गहरी अस्थिरता थी। वह नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और साइकोपैथिक लक्षणों का मिश्रण था। उसे दूसरों को नियंत्रित करने, उन्हें धोखा देने और अपनी ताकत का एहसास कराने में खुशी मिलती थी। उसके सहकर्मी और पड़ोसी उसे एक शांत और मेहनती इंसान बताते थे, लेकिन यह शांति सिर्फ एक मुखौटा थी। 2003 में उसने अपने पहले शिकार को चुना और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी जिंदगी का यह दोहरापन ही उसे इतना खतरनाक बनाता था। एक तरफ वह बच्चों को खेल सिखाता था और दूसरी तरफ वह महिलाओं की जिंदगी का खेल खत्म कर रहा था। हत्या का तरीका, प्यार का जाल और साइनाइड की गोली। मोहन का हत्या का तरीका इतना सुनियोजित और ठंडा था कि यह किसी फिल्मी खलनायक से कम नहीं लगता। वह अपने शिकार को बहुत सोच समझकर चुनता था। उसकी नज़र उन महिलाओं पर पड़ती थी जो गरीब थीं, जिनके परिवार दहेज देने में असमर्थ थे या जो शादी के लिए बेताब थीं। वह बस स्टैंड, मंदिरों या बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जाता और वहां अकेली महिलाओं से बात शुरू करता। उसका पहला कदम होता था भरोसा जीतना। वह खुद को एक ऐसा पुरुष बताता था जो बिना दहेज शादी करने को तैयार है, एक ऐसा वादा जो उन महिलाओं के लिए किसी सपने से कम नहीं था। वह उनसे दोस्ती करता, फोन पर लंबी बातें करता और धीरे धीरे उनके दिल में जगह बना लेता। फिर वह शादी का प्रस्ताव रखता। एक बार जब महिला उस पर पूरा भरोसा कर लेती तो वह उसे किसी शहर में ले जाता, जैसे मैसूर, बेंगलुरु, हासन या मंगलुरु। वहाँ वह उसे किसी सस्ते लॉज में ठहराता। रात को वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और अगले दिन उसकी जिंदगी खत्म करने की योजना बनाता। उसका हथियार था साइनाइड, एक ऐसा जहर जो कुछ ही सेकंड में जान ले लेता। वह इसे आसानी से हासिल कर लेता था, शायद स्थानीय बाजारों से या किसी पुराने संपर्क के जरिए। मोहन महिला को कहता कि यह एक गर्भ निरोधक गोली है और उसे बस स्टैंड के शौचालय में इसे खाने को कहता। वह कहता, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं, तुम इसे खा लो ताकि कोई खतरा ना रहे। महिला, जो उस पर पूरा भरोसा कर चुकी होती थी, गोली खा लेती। कुछ ही मिनटों में साइनाइड असर करता, सांस रुकती, शरीर ठंडा पड़ता और वह मर जाती। मोहन फिर उसके गहने, पैसे और कीमती सामान लेकर गायब हो जाता। शव अक्सर शौचालय में बंद मिलता और शुरू में पुलिस इसे आत्महत्या मान लेती थी। उसकी यह चाल इतनी सटीक थी कि सालों तक कोई उस पर शक नहीं कर सका। पीड़ितों की कहानी, दर्द, सपने और धोखा। मोहन के शिकार बनी महिलाएं ज्यादातर 22 से 35 साल की थीं। ये वे महिलाएं थीं जिन्हें समाज ने किसी न किसी तरह ठुकराया था। उनकी कहानियां सिर्फ मौत की नहीं, बल्कि उस जिंदगी की भी हैं जो उन्होंने जी। उदाहरण के लिए अनीता मुल्या, एक 22 साल की लड़की जो बीड़ी बनाकर अपने परिवार का पेट पालती थी। 17 जून 2009 को वह घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। उसका शव हासन के बस स्टैंड के शौचालय में मिला। उसके परिवार को पहले लगा कि उसने आत्महत्या की, लेकिन बाद में सच सामने आया। इसी तरह कावेरी नाम की एक 28 साल की महिला जो एक मजदूर थी, मोहन के झांसे में फंस गई। वह अपने परिवार के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। जब मोहन ने उसे शादी का वादा किया तो उसने इसे अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका समझा। लेकिन उसकी ज़िंदगी एक बस स्टैंड के शौचालय में ख़त्म हो गई। पुष्पावती, एक 25 साल की लड़की जो निचली जाति से थी, भी मोहन की शिकार बनी। उसकी मौत के बाद उसके परिवार को समाज ने ताने मारे, तुम्हारी बेटी भाग गई थी, उसकी गलती थी। इन महिलाओं का दर्द सिर्फ उनकी मौत तक सीमित नहीं था, उनके परिवारों को भी इस त्रासदी का बोझ उठाना पड़ा। पुष्पावती की बहनों को 9 साल तक शादी के प्रस्ताव नहीं मिले
क्योंकि लोग उनकी बहन की मौत को कलंक मानते थे। अनीता की मां ने बताया कि वह हर रात अपनी बेटी के लिए रोती थी और गांव वाले उसे अभागन कहकर चिढ़ाते थे। ये कहानियां बताती हैं कि मोहन ने न सिर्फ इन महिलाओं की जिंदगी छीनी, बल्कि उनके परिवारों को भी एक अनंत दुख में डुबो दिया। पुलिस जांच। एक अनजान दुश्मन का पीछा 2003 से 2009 तक मोहन की हत्याएं चलती रहीं, लेकिन पुलिस को इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिखा। ज्यादातर शव अज्ञात मानकर दफना दिए जाते थे। बस स्टैंड पर अचानक मृत मिलने वाली महिलाओं को आत्महत्या का मामला मान लिया जाता था। लेकिन 2009 में अनीता मुल्या की मौत ने सब कुछ बदल दिया। बंतवाल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रकाश ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने अनीता के फ़ोन रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। एक नंबर बार बार सामने आया, जो पहले गायब हुई कावेरी के फ़ोन से भी जुड़ा था। पुलिस ने कावेरी के कॉल डिटेल्स खंगाले और फिर एक एक करके दूसरी गायब लड़कियों के नाम सामने आए। यह एक पैटर्न था। हर बार एक अज्ञात पुरुष का फ़ोन, फिर महिला का गायब होना और फिर उसका शव बस स्टैंड पर मिलना। पुलिस ने इस नंबर को ट्रेस किया और मोहन तक पहुंची। 21 अक्टूबर 2009 को उसे डेरालकट्टे गांव से गिरफ्तार किया गया। उसके घर से साइनाइड पाउडर, कई मोबाइल फ़ोन और पीड़ितों के गहने बरामद हुए। पूछताछ में उसने 20 हत्याओं को कबूल किया। हालांकि उसने दावा किया कि उसने 32 महिलाओं को मारा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पुराने मामलों को फिर से खोला और सबूत जुटाए। ये एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन आखिरकार सच सामने आया। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मोहन के दिमाग की अंधेरी गहराइयाँ। मोहन कुमार को समझना आसान नहीं है। बाहर से वह एक साधारण शिक्षक था, लेकिन अंदर से वह एक ऐसा शैतान था जो बिना किसी पछतावे के जिंदगियां लेता था। मनोवैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया और पाया कि वह एक साइकोपैथ था, एक ऐसा इंसान जिसमें सहानुभूति, अपराधबोध या मानवीय भावनाओं की कमी होती है। उसमें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण भी थे। उसे अपनी बुद्धिमानी और नियंत्रण की शक्ति पर गर्व था। हर हत्या के साथ वह खुद को और चालाक समझता और यह उसे अगली हत्या के लिए प्रेरित करता। जेल में एक इंटरव्यू के दौरान उसने कहा, जब कोई महिला मरती थी, मुझे 15-20 दिन तक बुरा लगता था, लेकिन फिर दूसरी मिल जाती थी और मैं भूल जाता था। यह बयान उसकी ठंडी क्रूरता को दर्शाता है। वह महिलाओं को इंसान नहीं, बल्कि एक साधन मानता था, जिससे वह गहने, पैसे और अपनी बीमार खुशी हासिल कर सके। मनोवैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि उसकी यह हिंसा समाज के प्रति एक गहरी नफरत से जुड़ी हो सकती है। वह गरीब और कमज़ोर महिलाओं को निशाना बनाता था, शायद इसलिए कि वह उन्हें समाज का अतिरिक्त बोझ मानता था। उसकी शादीशुदा जिंदगी और बच्चों के बावजूद वह एक दोहरा जीवन जीता था। उसकी पत्नियां और बच्चे उसकी इस काली दुनिया से अनजान थे। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मोहन की यह मानसिकता उसके बचपन या जवानी में किसी गहरे आघात से जुड़ी हो सकती है। हालांकि उसके जीवन में ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला। उसने कभी अपने माता-पिता या परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन उसका व्यवहार बताता है कि उसे औरतों से एक अजीब नफ़रत थी। वह उन्हें धोखा देता, उनके सपनों का मज़ाक बनाता और फिर उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देता। ये एक बीमार खेल था, जिसमें वह हर बार जीतता था, जब तक पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। कानूनी लड़ाई। कोर्ट में एक शांत हत्यारा मोहन को 21 अक्टूबर 2009 को गिरफ्तार किया गया। उस पर 20 अलग-अलग हत्याओं के लिए मुकदमा चला। ये भारत के सबसे बड़े सीरियल किलर मामलों में से एक था। कोर्ट में उसका व्यवहार चौंकाने वाला था। वह शांत था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने अपने वकील की मदद लेने से इनकार कर दिया और अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया। वह जज के सामने तर्क देता, सवाल पूछता और सबूतों को चुनौती देता। कई बार उसने कहा कि पुलिस ने उसे झूठे सबूतों में फंसाया है, लेकिन उसके घर से मिले गहने, साइनाइड और फोन रिकॉर्ड्स उसके खिलाफ पक्के सबूत थे। पहला बड़ा फैसला आया 2013 में, जब उसे अनीता मुल्या की हत्या के लिए मंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने मौत की सजा सुनाई। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। अनीता के परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन मोहन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने तुरंत अपील की।
2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। इसके बाद बाकी 19 मामलों की सुनवाई चली। हर मामले में पुलिस ने शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फ़ोन रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान पेश किए। मोहन हर बार कोर्ट में अपनी बेगुनाही का दावा करता, लेकिन सबूतों का पहाड़ उसके खिलाफ था। 2020 तक उसे सभी 20 मामलों में दोषी ठहराया गया। 5 मामलों में उसे मौत की सज़ा मिली, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई, और बाकी में उम्र कैद। उसकी सज़ा सुनते वक्त भी वह चुप रहा। कोर्ट के बाहर पीड़ितों के परिवारों ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला, लेकिन उनका दर्द कभी कम नहीं होगा। एक माँ ने कहा, वह जेल में सांस ले रहा है, लेकिन मेरी बेटी की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। सजा। जेल की सलाखों के पीछे आज मोहन कुमार बेलगावी की हिंदालगा जेल में बंद है। उसे कई उम्र कैद की सज़ा मिली है, जिसका मतलब है कि वह अपनी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा जेल में ही बिताएगा। जेल में उसका व्यवहार सामान्य कैदियों जैसा बताया जाता है। वह दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करता और ज़्यादातर समय अकेले रहता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वह जेल में किताबें पढ़ता है और अपने दिन गुजारता है, लेकिन उसकी आंखों में वही ठंडापन है जो उसकी क्रूरता को दर्शाता है। जेल में एक बार उसने कहा, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ और समझ नहीं आया। ये उसका पहला ऐसा बयान था जिसमें उसने अपनी गलती स्वीकारी, लेकिन इसमें भी कोई पछतावा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपनी सज़ा से खुश नहीं है, लेकिन उसे बदलने की कोई कोशिश भी नहीं करता। वह अब 60 साल का हो चुका है और उसकी ज़िंदगी का अंत जेल की चारदीवारी में ही होगा। समाज पर प्रभाव। एक काला धब्बा मोहन की कहानी सिर्फ उसकी क्रूरता की नहीं, बल्कि समाज की नाकामियों की भी कहानी है। उसके शिकार बनी महिलाएं गरीबी, दहेज और शादी के दबाव का शिकार हैं। अगर समाज ने उन्हें एक बेहतर जिंदगी का मौका दिया होता, तो शायद वे मोहन के झांसे में न फंसते। उसकी हत्याओं ने कर्नाटक में कई सवाल खड़े किए। लोग पूछने लगे, क्या पुलिस पहले जागरूक होती तो कुछ जिंदगियां बच सकती थीं? क्या सरकार को गरीब महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए था? मोहन की गिरफ्तारी के बाद कई परिवारों ने अपनी बेटियों की गुमशुदगी की शिकायतें दोबारा दर्ज कराईं। कुछ को शक था कि उनकी बेटियां भी मोहन का शिकार बनी होंगी। उसने दावा किया था कि उसने 32 महिलाओं को मारा, लेकिन सिर्फ 20 मामलों में सबूत मिले। बाकी 12 शिकार आज भी एक रहस्य है। ये सवाल अनुत्तरित है, क्या वह सच कह रहा था या सिर्फ अपनी कहानी को और डरावना बनाना चाहता था? निष्कर्ष। एक सबक और अनुत्तरित सवाल। साइनाइड मोहन की कहानी एक डरावनी फिल्म से कम नहीं है। एक शिक्षक जो बच्चों को खेल सिखाता था, वही औरतों की जिंदगी का खेल खत्म करता था। उसकी क्रूरता, उसका ठंडापन और उसकी चालाकी उसे एक खतरनाक हत्यारा बनाती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। यह उन महिलाओं की है जो उसके शिकार बनी। यह उन परिवारों की है जो इस दर्द से गुजरे, और यह उस समाज की है जो अपनी कमियों को नहीं देखता। मोहन को सज़ा मिल गई, लेकिन क्या असली इंसाफ हुआ? अनीता, कावेरी, पुष्पावती और बाकी महिलाओं की ज़िंदगी वापस नहीं आएगी। उनके परिवारों का दुख कभी कम नहीं होगा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली जहर साइनाइड नहीं, बल्कि वह व्यवस्था है जो ऐसी त्रासदियों को जन्म देती है। गरीबी, दहेज और महिलाओं पर शादी का दबाव, ये वे कारण थे जिन्होंने मोहन जैसे शैतान को मौका दिया। आज जब हम इस कहानी को देखते हैं तो कई सवाल उठते हैं। क्या समाज कभी उन परिवारों को स्वीकार करेगा जो इस दर्द से गुजरे? क्या हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहां कोई दूसरा मोहन न पैदा हो? यह कहानी खत्म नहीं हुई है। ये एक सबक है, एक चेतावनी है, और एक ऐसा सच है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। मोहन जेल में है, लेकिन उसकी छाया अभी भी उन गलियों में घूमती है जहां उसने अपने शिकार चुने थे।